समंदर के किनारे बसा एक खूबसूरत गांव था चंदनपुर। नाम जितना चमकदार था, यहाँ के लोगों की जिंदगी उतनी ही कठिन थी। सुबह जब सूरज की पहली किरणें गांव पर पड़ती तो पूरा इलाका सुनहरी आभा से चमक उठता था। इस गांव की सबसे बड़ी समस्या थी यहाँ की बंजर जमीन। समंदर का खारा पानी धीरे धीरे खेतों में घुस चुका था। जहां कभी गेहूं और धान की फसल लहलहाती थी, अब वहां सिर्फ सूखी और दरकी हुई मिट्टी दिखाई देती थी। गांव के ज्यादातर लोग किसान थे, लेकिन खेती ना होने की वजह से उन्हें रोज सुबह पास के गांव रामगढ़ जाना पड़ता था मजदूरी करने के लिए। एक दिन दो दोस्त देवराज और सुखदेव चुपचाप रामगढ़ की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में कुछ देर खामोशी रही, फिर सुखदेव गंभीर होकर बोला, देवराज, कभी सोचा है कि हम अपने ही गांव में काम क्यों नहीं कर पाते? हमें रोज इस तरह भटकना क्यों पड़ता है? सोचने से क्या होगा भाई, हमारे गांव की जमीन ही बेकार हो चुकी है। मन तो मेरा भी करता है कि अपने खेत में काम करें और अपने घर के पास रहें। देवराज ने उसकी ओर देखा और ठंडी आह भरते हुए बोला, मन तो मेरा भी बहुत करता है सुखदेव, लेकिन ये पेट की भूख मन की बात नहीं सुनती भाई। उन दोनों की आंखों में एक ही दर्द और बेबसी थी। दोनों बातें करते करते रामगढ़ पहुंच गए और अपने काम में लग गए। कुछ देर बाद वहां के बड़े जमींदार ठाकुर महेंद्र प्रताप आए। उनका रुतबा ऐसा था कि उनके सामने कोई नजर उठाकर बात करने की हिम्मत नहीं करता था। उन्होंने आते ही कड़क आवाज में कहा, अरे तुम लोग फिर आ गए? रोज रोज यहाँ काम करने चले आते हो। अपने गांव में क्यों नहीं कुछ करते? वहाँ क्यों नहीं मेहनत करते? सुखदेव ने बहुत ही विनम्रता से सिर झुकाकर जवाब दिया, ठाकुर जी, हमारे गांव की जमीन खराब हो चुकी है, वहाँ कुछ उगता ही नहीं, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ता है। नहीं तो कौन अपना घर बार छोड़कर दूसरे गांव आना चाहता है। ठाकुर ने कुछ पल सोचा, फिर थोड़ा नरम होकर बोले, तो अगर खेती नहीं हो रही है तो कोई और काम धंधा ढूंढो, कोई छोटा मोटा रोजगार शुरू करो। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर देवराज बोला, ठाकुर जी, कोई भी धंधा शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत होती है और हमारे पास तो 2 वक्त की रोटी के अलावा कुछ भी नहीं है। ठाकुर ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वे बस एक हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ गए। उसी गांव चंदनपुर में एक और युवक रहता था जिसका नाम था राघव। वो नाम का तो किसान था, पर असल में उसके पास ना तो जमीन थी और ना ही कोई खास काम। बस एक छोटा सा मिट्टी का घर था और उसकी बूढ़ी माँ। राघव गांव के बाकी लोगों से थोड़ा अलग था। जहां लोग अपनी किस्मत को कोसते रहते थे, वहीं राघव हमेशा कुछ नया करने और आगे बढ़ने के बारे में सोचता रहता था। उस दिन वो अपने परम मित्र कालू के साथ एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहा था। अचानक राघव ने एक सवाल किया, कालू, क्या हम पूरी जिंदगी ऐसे ही दूसरों के खेतों में और दूसरों के यहाँ मजदूरी करते रहेंगे? क्या हमारी किस्मत में यही लिखा है? राघव की बात सुनकर कालू ने निराशा में सिर हिलाया और बोला, और क्या करेंगे भाई, हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। जो किस्मत में है वही भुगतना पड़ेगा। तो क्या हुआ अगर रास्ता नहीं है? रास्ता नहीं है तो हमें नया रास्ता बनाना पड़ेगा। कालू ने उसकी ओर अचरज से देखा और बोला, भाई, मुंह से बोलना बहुत आसान लगता है, लेकिन असल जिंदगी में कुछ करना इतना आसान नहीं होता। राघव उसकी बातें सुनकर चुप हो गया, लेकिन उसके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था जो आने वाले समय में पूरे गांव वालों की जिंदगी बदलने वाला था। तभी दूर से एक तेज आवाज आई, गर्मा गर्म कचौड़ी, चटपटे समोसे, शहर का मशहूर स्वाद आ गया है भाई। आओ आओ, गर्मा गर्म खाओ। उसकी आवाज सुनते ही राघव की आंखों में एक अनोखी चमक आ गई। उसने तुरंत कालू से कहा, चल कालू, आज कुछ नया खाकर देखते हैं। भैया 2 प्लेट समोसे देना। राघव ने समोसे का पहला निवाला लिया और जैसे उसकी आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं। अरे ये तो सच में कमाल है भाई, ऐसा स्वाद मैंने पहले कभी नहीं चखा। कालू भी समोसे का स्वाद छककर हैरान रह गया। फिर दोनों ने पेट भरकर समोसे खाए और अपने अपने घर की ओर निकल गए। राघव ने 2 समोसे अपनी बूढ़ी माँ के लिए भी पैक करवा लिए थे। घर जाकर उसने अपनी माँ को आवाज दी, माँ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। माँ ने पोटली देखी और प्यार से डांटते हुए बोली,
क्या जरूरत थी बेटा इस तरह पैसे खर्च करने की? हमारे पास पहले ही पैसों की तंगी है। राघव ने बहुत उत्साहित होकर कहा। माँ, पहले तुम इसे खाकर तो देखो, फिर कुछ बोलना। माँ ने जैसे ही समोसा खाया वह हल्के से मुस्कुराई और शांत भाव से बोली, अरे ये तो बहुत साधारण है बेटा, मैं इससे भी कहीं ज्यादा अच्छे समोसे बना सकती हूँ। माँ की बात सुनकर राघव पूरी तरह चौंक गया और उत्सुकता से बोला, क्या सच में माँ, तुम्हें इतने अच्छे समोसे बनाने आते हैं? हाँ बेटे, तेरे दादाजी भी पहले शहर में समोसे का ठेला चलाते थे। मैंने ये कला उन्हीं से सीखी थी। बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था, जब एक छोटे से विचार ने पूरे गांव की तकदीर बदलने की ठान ली थी। राघव ने अपनी माँ की आंखों में देखते हुए कहा, माँ, अगर हम भी इसी तरह समोसे बनाकर बेची तो कैसा रहेगा? माँ थोड़ी देर के लिए चुप हो गई, फिर गंभीर होकर बोली, बेटा, सोच तो अच्छी है और काम भी अच्छा है, लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए और सामान खरीदने के लिए पूंजी चाहिए। माँ, तुम पैसों की चिंता मत करो, उसका इंतजाम मैं कहीं ना कहीं से कर लूंगा, बस तुम मेरा साथ देना। उस रात राघव एक पल के लिए भी सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बार बार एक ही बात घूम रही थी कि अब उसे अपनी और अपने गांव की जिंदगी बदलनी है। सुबह होते ही वह बिना समय गंवाए बिस्तर से उठा। उसने माँ को देखा जो अभी सो रही थी। वो चुपचाप घर से निकल पड़ा ताकि पैसों का इंतजाम कर सके। गांव में एक ही रईस आदमी था जो लोगों को ब्याज पर पैसे उधार देता था, सेठ धनराज। राघव सीधे उनके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। मैं एक नया काम शुरू करना चाहता हूँ। सेठ धनराज ने अपनी मूंछों पर ताव दिया और बोले, पैसे तो मिल जाएंगे राघव, लेकिन उसके बदले में तुम मेरे पास गिरवी क्या रखोगे? राघव यह सुनकर बिल्कुल चुप हो गया। उसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक चीज के, जो था उसका छोटा सा घर। उसने बहुत हिम्मत जुटाकर धीरे से कहा, सेठ जी, मैं अपने रहने का घर आपके पास गिरवी रख दूंगा। सेठ के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई और वह बोला, अच्छी तरह सोच लो राघव, अगर तुम समय पर पैसे नहीं चुका पाए तो ये घर हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। इसके बाद सेठ ने राघव को पैसे गिनकर दे दिए। राघव पैसे लेकर सीधे शहर के बाजार पहुंचा। सबसे पहले उसने एक छोटा सा नया ठेला, बड़ी कढ़ाई, कुछ बर्तन, आलू, मसाले, मैदा और बाकी का सारा जरूरी सामान खरीदा और खुशी खुशी अपने घर की तरफ लौटने लगा। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि घर पहुंचते ही उसे एक ऐसा झटका लगने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। राघव खुशी से झूमते हुए घर पहुंचा और बाहर से ही चिल्लाया, माँ, देखो मैं दुकान का सारा सामान ले आया हूँ। उसने जोर से आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। सन्नाटा देखकर उसका दिल अचानक घबराने लगा। वो दौड़कर घर के अंदर गया। माँ बेसुध होकर बिस्तर पर लेटी थी। राघव ने घबराकर उनके पैर छुए। माँ, तुम्हें क्या हुआ? तुम बोल क्यों नहीं रही हो? माँ ने बहुत ही कमजोर और लड़खड़ाती आवाज में कहा, बेटा, सुबह से मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है, शरीर में बिल्कुल जान नहीं है। इतना सुनते ही राघव बिना एक पल गंवाए गांव के वैद्य जी को बुलाने के लिए दौड़ा। कुछ देर बाद वैद्य जी घर आए। उन्होंने माँ की नब्ज जांची और बहुत ही गंभीर आवाज में बोले, देखो राघव, इनकी उम्र अब काफी हो चुकी है। इन्हें इस समय सख्त आराम की जरूरत है। इन्हें किसी भी तरह का मेहनत वाला या भारी काम नहीं करना चाहिए, वरना इनकी जान को खतरा हो सकता है। इतना कहकर वैद्य जी दवाइयां देकर चले गए। अब तो राघव के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई थी। जिस माँ के हुनर के भरोसे उसने यह बड़ा सपना देखा था, अब वही माँ काम करने की स्थिति में नहीं थी। राघव सिर पकड़कर रोने लगा। अब मैं क्या करूं भगवान, घर भी गिरवी रख दिया, दुकान का सामान भी खरीद लिया, लेकिन अब ये समोसे बनाएगा कौन? मुझे तो कुछ आता ही नहीं। माँ ने उसकी बेबसी देखी और भर्राई आवाज में धीरे से बोली, बेटा, छोड़ दे ये सब, किस्मत में जो लिखा है वही होगा। मैं अब तेरी मदद करने के काबिल नहीं रही। नहीं माँ, ऐसा मत बोलो, सब ठीक हो जाएगा।
तुम बस आराम करो। लेकिन असल में राघव अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। वो हताश होकर सीधे अपने दोस्त कालू के पास गया और रोते हुए बोला, भाई कालू, सब खत्म हो गया। मेरा सपना शुरू होने से पहले ही टूट गया। कालू ने उसकी पूरी दुख भरी कहानी सुनी। वो कुछ देर तक गहरी सोच में डूबा रहा। फिर अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया और वो बोला, राघव, एक तरीका है भाई। जिस फेरी वाले के समोसे खाकर तू उस दिन इतना खुश हुआ था, क्यों ना तू उसी से समोसे बनाना सीख ले। राघव थोड़ा हिचकिचाया। उसके मन में डर था। वह बोला, लेकिन कालू भाई, क्या वो अजनबी हमें अपनी दुकान की रेसिपी सिखाएगा? कोशिश करने में क्या जाता है मेरे भाई। चलो अभी चलते हैं उसके पास। फिर दोनों तुरंत उस समोसे वाले के पास पहुंचे। राघव ने बहुत ही दीन भाव से हाथ जोड़कर कहा, भैया, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। क्या आप मुझे अपने जैसा समोसा बनाना सिखा सकते हैं? वह दुकानदार राघव की बात सुनकर गुस्से में अकड़ कर बोला, अरे हटो यहाँ से, तुम्हें सिखा दूं ताकि तुम कल को मेरे ही सामने दुकान खोलकर मेरा धंधा छीन लो। बड़े आए सीखने वाले, जाओ भागो यहाँ से। उसकी कड़वी बात सुनकर राघव पूरी तरह निराश हो गया। उसकी आखिरी उम्मीद भी अब टूट चुकी थी। वापस आते समय राघव के कदम बहुत भारी थे। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि अब आगे क्या होगा। घर गिरवी रखा है और माँ बिस्तर पर बीमार है। वह बिना किसी दिशा के धीरे धीरे चल रहा था, जैसे जिंदगी में अब कोई उम्मीद बाकी नहीं बची हो। चलते चलते वह थक गया और एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे बैठ गया। वह सेठ से लिए हुए कर्ज और माँ की बीमारी के बारे में सोचकर रोने लगा। उसी वक्त एक बुजुर्ग अम्मा धीरे धीरे लाठी टेकते हुए उसके पास आई। वे राघव के करीब बैठ गईं और ममता भरे स्वर में बोली, बेटा क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? और बताओ, तुमने सुबह से कुछ खाया भी है या नहीं? राघव ने रूंधे गले से धीमी आवाज में कहा, नहीं अम्मा, आज मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए मैंने कुछ नहीं खाया। उसकी बात सुनकर अम्मा के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आई और वे बोली, कोई बात नहीं बेटा, मैंने आज अपने हाथों से गरीबों के समोसे बनाए हैं। तू भी मेरे साथ खा ले। अम्मा ने अपनी सूती पोटली खोली और उसमें से गर्मागर्म समोसे निकाले। राघव हैरान होकर देखने लगा और बोला, गरीबों के समोसे? अम्मा, ये कैसे समोसे होते हैं? मैंने तो ऐसा नाम कभी नहीं सुना। बेटा, पहले एक निवाला खाकर देख, फिर खुद ही समझ जाएगा। दोनों ने मिलकर पत्तल पर समोसे निकाले और खाने लगे। जैसे ही राघव ने पहला कौर मुंह में लिया, उसकी उदास आंखों में अचानक एक अनोखी चमक आ गई। अरे अम्मा, ये तो सचमुच कमाल के बने हैं। बाहर से इतने करारे और अंदर का मसाला तो लाजवाब है। वाह, इतना स्वादिष्ट समोसा तो मैंने शहर की बड़ी दुकानों पर भी कभी नहीं खाया। बेटा, ये मेरी बरसों पुरानी खास रेसिपी है। इसमें साधारण आलू, थोड़े से घरेलू मसाले और एक विशेष तरीके का इस्तेमाल करती हूँ। कम लागत से बनते हैं, इसीलिए इसका नाम रख दिया है गरीबों के समोसे। लेकिन अम्मा, शहर में तो एक समोसा 20-30 रुपए का मिलता है। आप इसे कितने में तैयार कर लेती हैं? सिर्फ 5 रुपए में बेटा। असली बात कीमत की नहीं, बल्कि इसे बनाने के सही तरीके और नियत की है। राघव बहुत उत्सुक होकर अम्मा के और करीब आ गया और बोला, कैसा तरीका अम्मा, मुझे भी बताओ ना। घर के साधारण मसाले, उबले हुए आलू, थोड़ा सा हरा धनिया, कटी हुई हरी मिर्च और सबसे जरूरी है मैदा को सही मात्रा में मोयन लेकर गूंथना। और हाँ, समोसे को हमेशा धीमी आंच पर सब्र के साथ तलना। बस, फिर देखो स्वाद का जादू। अम्मा की बात सुनकर राघव ने तुरंत उनके पैर पकड़ लिए और याचना करते हुए कहा, अम्मा, मेरी माँ बीमार है और मेरा सब कुछ दांव पर लगा है। क्या आप मुझे ये समोसे बनाना सिखा सकती हैं? आप मेरी गुरु बन जाओ अम्मा। क्यों नहीं बेटा, तू तो मेरे बच्चे जैसा है। चल मेरे घर, मैं तुझे सब कुछ बारीकी से सिखा दूंगी। फिर दोनों अम्मा की छोटी सी कुटिया में पहुंचे। अम्मा ने राघव को पास बिठाकर एक एक चीज सिखानी शुरू की। देख बेटा, सबसे पहले मैदा को सही से गूंथना सीख। फिर आलू को मसालों के साथ अच्छे से भूनना है ताकि खुशबू आए। उसके बाद समोसे की पट्टी बनाकर उसमें सही तरीके से भरावन डालनी है। और आखिर में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, धीमी आंच पर सुनहरा होने तक समोसे तलने हैं। राघव बिना पलक झपकाए बहुत ध्यान से सब कुछ सीखता रहा। कुछ ही देर की मेहनत के बाद बेहतरीन समोसे तैयार हो गए। राघव खुशी से झूम उठा और बोला, अम्मा,
आपने सिर्फ समोसा बनाना नहीं सिखाया, बल्कि मुझे एक नया जीवन और नया रास्ता दिखा दिया है। राघव ने तुरंत कुछ समोसे एक कपड़े में पैक किए और दौड़ते हुए अपने घर की ओर भागा। घर पहुंचते ही उसने उत्सुकता से आवाज लगाई, माँ देखो, उठो माँ, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम समोसे बनाकर लाया हूँ। माँ ने आंखें खोली और अचरज से देखते हुए कहा, अरे बेटा, ये समोसे इतनी जल्दी कहाँ से ले आए तुम? किसने बनाए हैं ये? माँ, पहले तुम एक निवाला खाओ, फिर मैं तुम्हें सारी बात विस्तार से बताता हूँ। राघव ने माँ के हाथ में समोसा थमा दिया। माँ ने जैसे ही पहला निवाला चखा, उनके बीमार और थके हुए चेहरे पर एक अद्भुत चमक आ गई। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट और खस्ता है। कहाँ से लाया बेटे? ऐसे समोसे तो हमारे पूरे इलाके में कहीं नहीं मिलते। फिर राघव ने माँ के पास बैठकर उन्हें सारी कहानी सुनाई। नीम के पेड़ के नीचे उस बुजुर्ग अम्मा से मिलने से लेकर उनकी कुटिया में समोसे बनाना सीखने तक की सारी बात बताई। माँ, अब मैं खुद अपने हाथों से समोसे बना पाऊंगा। अब आपको सेहत खराब करके काम करने की या कोई टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। राघव की समझदारी और हिम्मत देखकर माँ की आंखें खुशी के आंसुओं से नम हो गईं। उन्होंने राघव के सिर पर हाथ रखा और बोली, जीते रहो मेरे बच्चे, भगवान तुम्हारी मेहनत को जरूर सफल करेगा। अगली सुबह राघव सूरज उगने से पहले ही जाग गया। उसने फुर्ती से घर का सारा काम पूरा किया। फिर उसने रसोई में जाकर ठीक बुजुर्ग अम्मा के बताए हुए तरीके से ढेर सारे स्वादिष्ट समोसे तैयार किए। सारा सामान बड़े जतन से ठेले पर सजाया और माँ के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद वह भारी उत्साह के साथ गांव के मुख्य चौक की ओर निकल गया। गांव के चौक पर अपना ठेला खड़ा करके राघव ऊंची और सुरीली आवाज में आवाज लगाने लगा, आओ भाई आओ, गर्मा गर्म खस्ता और चटपटे समोसे खाओ, सिर्फ 5 रुपए में स्वाद का आनंद उठाओ। राघव की आवाज सुनकर गांव के लोग हैरान होकर उसके ठेले के पास इकट्ठा होने लगे। तभी वहां से गुजर रहे सुखदेव ने अचंभित होकर पूछा, अरे राघव भाई, तुम तो खेतों में मजदूरी ढूंढते थे ना, ये समोसे बेचने का काम कब से शुरू कर दिया? बस सुखदेव भाई, आज से ही इस नए काम की शुरुआत की है। चक्कर देखो। भाई, तुम्हारे ठेले से समोसे की खुशबू तो बहुत ही लाजवाब आ रही है। लाओ भाई, एक प्लेट हमें। राघव ने तुरंत मुस्कुराते हुए उसे पत्तल पर समोसा परोस दिया। सुखदेव ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे वाह राघव भाई, ये तो सच में कमाल का स्वाद है। ऐसा समोसा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं खाया था। फिर क्या था? सुखदेव की बात सुनते ही वहां मौजूद बाकी लोग भी समोसे खरीदने के लिए टूट पड़े। देखते ही देखते कुछ ही घंटों में राघव के सारे समोसे बिक गए और उसकी कमाई उम्मीद से दुगुनी हुई। शाम को राघव खुशी खुशी उछलता हुआ अपने घर पहुंचा। घर जाते ही उसने कमाए हुए पैसे माँ के हाथों में रखे और बोला, देखो माँ, मैंने बोला था ना कि सब ठीक हो जाएगा। आज मेरे बनाए हुए सारे के सारे समोसे बिक गए और लोगों ने बहुत तारीफ भी की। राघव की सफलता देखकर माँ का दिल भर आया और वह भावुक होकर उसे गले से लगा ली। फिर क्या था, अगले दिन से राघव रोज सुबह अपना ठेला लगाने लगा। उसकी ईमानदारी और समोसे के बेहतरीन स्वाद की चर्चा आसपास के गांवों में भी फैल गई। देखते ही देखते कुछ ही महीनों की कड़ी मेहनत से राघव ने सेठ धनराज के सारे पैसे ब्याज समेत लौटा दिए और अपने गिरवी रखे घर के कागजात वापस ले लिए। राघव की इस सफलता और आत्मनिर्भरता को देखकर गांव के दूसरे बेरोजगार युवकों को भी एक नई प्रेरणा मिली। जो लोग पहले दूसरों के गांवों में मजदूरी के लिए भटकते थे, अब वे राघव को देखकर प्रेरित होने लगे और अपने अपने छोटे ठेले और दुकानें लगाने लगे। दोस्तों, राघव के एक छोटे से विचार और उसकी कभी ना हार मानने वाली जिद की वजह से आज उस बंजर और लाचार गांव चंदनपुर में भी खुशियों की हरियाली लौट आई थी।